इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। अब तक की एक भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे नहीं छूटेगी। आज बैटल ऑफ बंगाल का बहुत बड़ा दिन रहा। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम गया। आज प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत भी झोंक दी। और बंगाल में आज किसने क्या बयान दिए, कौन से इल्जाम लगाए, जंगल महल के दंगल में आज ममता वर्सेस अमित शाह की जुबानी जंग में जिसने भी ब्रेकिंग न्यूज बनाई आपको मैं बताऊंगी। और असम के अखाड़े में आज शिवराज सिंह चौहान ने राहुल के नाम पर क्या फुल फॉर्म बनाया, क्यों ये बयान दिया, ये आपको बताऊंगा, इसके पीछे की पूरी कहानी। इसके साथ साथ चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में बंगाल के गली नुक्कड़ में हिंदू मुसलमान और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इंटरव्यू हो गई। बड़े नेता ने नहीं कहा, लेकिन जिसने कहा उस नेता ने क्यों कहा, इस बयान का मतलब क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है, और उसके साथ साथ इंडिया टीवी पर उसकी सफाई भी आपको दिखाएंगे। और इस सफाई के साथ साथ क्या बयान को साफ करने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपको सुनाएंगे। तो पूरे देश में हेडलाइन बनने वाला ये बयान किसी बड़े नेता ने नहीं दिया, और इसे टीएमसी के एक स्थानीय लेवल के नेता ने दिया है, और उनका नाम है शेख आलम। शेख आलम ने किस अंदाज में, कितने लोगों के बीच, कहां पर यह भड़काऊ बयान दिया, ये जरूर दिखाएंगे। लेकिन पहले आलम की माफी सुन लीजिए, जो अभी अभी इंडिया टीवी पर लाइव आकर उन्होंने मांगी है। ये जो मैं बात बताया था ना, ये गलती से हो गया। मैं तो माफी मांगा ना, पहले माफी मांगा था मैंने। हाँ, मुंह से फिसल गया था। मेरा जो बात है ना, नहीं, पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है यहाँ का। मैं जो बात बताया था कल ना, वो मैं मुंह से निकल गया था, इसलिए, और कुछ नहीं है। हमारा जो वरिष्ठ नेता वो मुझे बताया था, जो ये क्यों बताया, मैं तो बोल दिया, जो मैं मुंह से निकल गया, यही बात है। मैं सॉरी बोल दिया ना। अब शेख आलम के हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले कंट्रोवर्शियल बयान को भी सुन लीजिए, जिसके चलते चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बंगाल की सियासत को ही गरमा दिया है। बीरभूम के टीएमसी नेता शेख आलम ने कहा, अगर भारत में 30% मुस्लिम एक साथ आते हैं तो 4 पाकिस्तान बन सकते हैं। আমরা যারা সংখ্যা নেব তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গদিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে, সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি এগ্রি করে দেওয়া হয়, 4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয়, 4টা পাকিস্তান হবে। কোথায় চলে ভারতবর্ষে এই 70%? दरअसल पुरानी कहावत है, जब दिल में कोई बात घर कर बैठी हो तो जबान पर आ ही जाती है, और तब बचने का एक ही रास्ता होता है। जनाब, जबान फिसल गई, चमड़ी की है, फिसल ही जाती है। लेकिन ये फिसली हुई जबान एक मानसिकता को सामने रखती है, और वो मानसिकता है कि अल्पसंख्यक आज भी अपने आप को तथाकथित तौर पर बीजेपी से प्रताड़ित बताने में कहीं कोई गुरेज नहीं करते। और यही वजह है कि ध्रुवीकरण की राजनीति बड़े पैमाने पर आज आप बंगाल में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कूच बिहार के दिनहाटा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, और बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी अमित सरकार के घर पहुंचे, परिवार वालों से मिले, श्रद्धांजलि दी। कैलाश विजयवर्गीय ने अमित सरकार की हत्या को दीदी भाईपों का खेल बताया। कहा कि पहले चरण के चुनाव से पहले मतदाताओं को डराना चाहती हैं दीदी। अरे भाई अभी की कर ले जेठू तुमरा बेर करवाओ अभी के लगता है इस बच्चे की पुकार बस यही कहती है कि अब मैं आगे क्या करूंगा। और यही सवाल बंगाल के राजनीतिक गलियारों में भी गूंजता है, जहां चुनावी हिंसा एक वास्तविकता है। आज से नहीं, बल्कि 1970 के बाद से लगातार। अगर भारतीय जनता पार्टी के माने तो 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है सिर्फ चुनावी हिंसा में बीते 1 साल के भीतर। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल की सरकार पर तो इसका दायित्व बनता ही है, लेकिन अब उम्मीद सिर्फ रिजर्व फोर्सेस से है।
कूच बिहार की हिंसा के बाद चुनाव आयोग का एक्शन, कई पुलिस अफसरों के तबादले किए गए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद हैं, वहां के एसपी अभिजीत बनर्जी को भी हटाया गया। एडीजी वेस्ट जोन, डीआई झारग्राम और डीसीपी साउथ कोलकाता का भी चुनाव आयोग ने ट्रांसफर किया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ट्रांसफर लिस्ट जारी की। आदेश में यह भी कहा जो अधिकारी ट्रांसफर किए गए हैं उनको चुनाव से जुड़ा कोई काम नहीं दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग के द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर का जिस तरह से बंगाल में लेखा जोखा सामने आ रहा है, स्पष्ट है कि इतने बड़े पैमाने पर पहले ट्रांसफर्स अन्य राज्यों में न के बराबर हुए थे। दरअसल अगर आप देखें तो 2012 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त इस तरह के ट्रांसफर्स की बात सामने आई थी चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि माना जा रहा था कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बड़ी शक्ल आज पश्चिम बंगाल से दिखाई देती है। फिल्म स्टार से पॉलिटिकल स्टार बने मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो की बड़ी चर्चा है। मिथुन चक्रवर्ती ने आज बांकुरा और झारग्राम में रोड शो किया। इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ भी नजर आई। इंडिया टीवी से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। मिथुन चक्रवर्ती से ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने की। पूरी बातचीत सुनिए। मिथुन चक्रवर्ती इस वक्त झारग्राम में प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए भीड़ झारग्राम में। मिथुन चक्रवर्ती खुद यहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर सिर्फ झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों से मिथुन चक्रवर्ती को लोग देखने के लिए यहां पर आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और भारी मात्रा में भीड़ है। जय श्री राम के नारे यहां पर लग रहे हैं और मिथुन चक्रवर्ती एक स्टार कैंपेनर है। मिथुन दा इंडिया टीवी से एक मिनट जोने को पता करते चाहिए। एक मिनट सर, बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। स्टार धरती पर है पश्चिम बंगाल के, वोटर में तब्दील होंगे? जरूर होंगे, यकीनन होंगे। आपका यकीन बीजेपी के लिए कितना स्ट्रांग है? मैं बीजेपी के लिए ही बोल रहा हूँ कि यकीनन बदलाव होगा। वी नीड ए चेंज। कितना रिस्पांस मिल रहा है? जबरदस्त। इट्स ऑलरेडी बीजेपी हैज इनरोडेड बंगाल। अभी देखना है कितनी सीटों के साथ हम सरकार बनाते हैं। 200 पार होगी। अमित शाह जी 200 पार कह रहे हैं। चुनावी प्रचार थमने वाला और उससे पहले झारग्राम में आप देखिए लोगों की भीड़। मिथुन चक्रवर्ती को लोग यहां पर देखने के लिए आए हैं और बीजेपी का झंडा और जय श्री राम के नारे। झारग्राम जो कि कहीं ना कहीं टीएमसी का घर माना जाता है, झारखंड का बॉर्डर है और झारखंड से भी यहां तमाम लोग बीजेपी के समर्थक यहां पर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब खुद मिथुन चक्रवर्ती आश्वासन दे रहे हैं, इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि इस बार 200 से ज्यादा, क्योंकि ये लहर बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी के नाम की है और इस लहर से कहीं ना कहीं इस बार पश्चिम बंगाल में एक बड़ा परिवर्तन जरूर होगा। मिथुन चक्रवर्ती बीते 3.5 दशक से पश्चिम बंगाल के आइकॉन के तौर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन तो किया लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही सौरभ गांगुली के बारे में भी चर्चा थी, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया। उन्हें ऐसा बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखा जाएगा, लेकिन शायद वो ऐसा चाहते नहीं थे। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल का कोई भी बड़ा आइकॉन ये नहीं चाहता कि सरकार अगर वो न बनी जिसके वो साथ खड़े हैं तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे बचने की कोशिश होती है। पहले चरण की चुनाव कैंपेन के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने 5 रैलीज की। शाह ने पुरुलिया, झारग्राम, तामलुक में एक रैली और बिशनपुर में 2 रैलीज की। जंगल महल में फुल दंगल हुआ। पुरुलिया में अमित शाह ने भला वर्सेस भतीजा का मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी पर सीधा वार किया। बोले मोदी भला के लिए चुनाव चाहते हैं और ममता भतीजे की भलाई के लिए चुनाव चाहती हैं। मोदी जी चाहते हैं चुनाव आपका भला करने के लिए हो और दीदी चाहती है चुनाव भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब भला मुझे बताओ भाई, आप भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो या शुद्ध पीने का पानी चाहते हो? शुद्ध पीने का पानी चाहते हो ना? माताओं के लिए मुफ्त शिक्षा चाहते हो ना? माताओं को बस में मुफ्त सवारी चाहते हो ना? आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल चाहते हो ना? आदिवासियों के वन उपज को सस्ते से खरीदने, एमएसपी से खरीदने का व्यवस्था चाहते हो ना?
ये पूर्वी समाज के लोग अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं ना, तो फिर दीदी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। अमित शाह ने कहा कि अभिषेक बैनर्जी को क्या बंगाल की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अभिषेक बैनर्जी ने अब से 6 महीने पहले सार्वजनिक तौर पर कहा कि इस बार के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रेस में वो नहीं है और किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। वो टीएमसी के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन जनाब, राजनीति में कथनी और करनी में हमेशा फर्क होता है। कार्यकर्ताओं की मांग पर तो लोग भगवान भी बन जाते हैं, यहाँ तक कि सत्ता छोड़ देते हैं, सत्ता पकड़ भी लेते हैं। और कुर्सी तो बड़ी जबरदस्त चीज होती है, इसका मोह अलग ही होता है। बैटल ऑफ बंगाल में आज अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी भी ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। ममता ने आज 4 रैलीज की। चारों रैलियों में दीदी के निशाने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह रहे। कांथी की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की सरकार के हिसाब को लेकर सवाल उठाए थे। उसके जवाब में ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना की रैली में एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। बोली, बीजेपी के साथ बंगाल की जनता खेला कर देगी। নরেন্দ্র মোদী সবচেয়ে বড় মিথ্যেবাদী, এত বড় মিথ্যেবাদী আর অমিত শাহ হদল কুতকুত নেতা, এত বড় মিথ্যেবাদী কোথাও পাবেন না দেখতে। তো বলছে তৃণমূল কংগ্রেস সব চোর। আমি চোর? আমি ডাকাত? আমি খুনি? আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি? আর তুমি সারা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। পিএম কেয়ারের নামে টাকা তুললে, কোথায় গেল টাকা? কেউ পায়নি। রেল বিক্রি করে দিচ্ছ, কোথায় গেল টাকা? কেউ পায়নি। কোল বিক্রি করে দিচ্ছ, কোথায় গেল টাকা? কেউ পায়নি। সেল বিক্রি করে দিচ্ছ, কোথায় গেল টাকা? কেউ পায়নি। इस बात की दाद तो ममता बनर्जी को देनी पड़ेगी। 2014 के बाद से तमाम विधानसभा चुनाव में अभी तक शायद ही कोई ऐसा नेता रहा हो जिसने स्थानीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे व्यक्तिगत हमले किए हों। व्यक्तिगत हमले करने में जिस तरह से ममता बनर्जी सामने रहती हैं, ऐसा स्पष्ट तौर से लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर कोई स्ट्रीट फाइटर है, सड़क पर आकर जबरदस्त राजनीति करने वाला, तो इसमें कोई दो राय नहीं, वो ममता बनर्जी ही है। आज अमित शाह की सभी सभाओं में टारगेट पर ममता बनर्जी रही। अमित शाह का दीदी से किया सवाल जवाब। आज बैटल ऑफ बंगाल की बिग ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। झारग्राम में मंच से दीदी पर डायरेक्ट अटैक करते हुए अमित शाह ने कहा, दीदी जहां जाती हैं खेला होबे बोलकर निर्दोष लोगों को डराती हैं। दीदी के खेला होबे का जवाब अमित शाह ने कैसे दिया, सुनिए। ये दीदी जहां जहां घूमती है वहां डराती है लोग, निर्दोष आदिवासियों को डराती है। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। अरे दीदी क्या डराती को हमें? खेला होबे से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी मालूम नहीं है तो आपको, बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है। तेरे खेला होबे से कोई नहीं डरता। मैं आप सभी को कहना आया हूं, चुनाव के दिन दीदी के गुंडों से डरना मत। अपने घर से सुबह सुबह निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दीदी का एक भी गुंडा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं। खेला होबे एक ऐसा शब्द बन गया है जो बंगाल के चुनाव का पर्याय बन चुका है। लेकिन खेल तो जनता खेलने वाली है। अब ये खेल किस तरह से मतदान पेटी में बंद होगा और 2 मई को जब ये खेल खुलेगा तो पता चलेगा कि किसका खेला हो चुका है। ममता बनर्जी खेला होबे का नारा रोज लगाती है, लेकिन आज खेला होबे को अप्रैल फूल यानी 1 अप्रैल से जोड़कर फुल अटैकिंग मूड में देखी। दरअसल 1 अप्रैल को बंगाल में फर्स्ट फेज का इलेक्शन है और उसे अप्रैल फूल से जोड़कर ममता ने कैसे बीजेपी की चुटकी ली, सुनिए। दीदी तो बिना पैसा चाल देय, स्वास्थ्य साथी देय, कन्याश्री देय, रूपश्री देय, ब्रिज করে দেয়, রাস্তা করে দেয়, সেতু করে দেয়। তাই দিদি বলে খেলা হবে, খেলতে হবে। আপনাদের ভোট কবে আছে? 1 এপ্রিল। আমার ভোটও 1 এপ্রিল নন্দীগ্রামে। 1 এপ্রিল হচ্ছে এপ্রিল ফুল।
বিজেপিকে এপ্রিল ফুল বানিয়ে সব ভোট জোড়া ফুলকে দিয়ে বিজেপিকে মাঠের বাইরে বের করে দিন একদম। আর এই মাটিতে ভালো করে বিজেপিকে কবর দিন, কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, কবর দিন, কবর দিন। ममता बनर्जी अप्रैल फूल की बात कर रही हैं, यानी मूर्खों का एक वो दिन जिस दिन मूर्खों के या फिर मूर्खाई के लिए कोई किसी को खींचता नहीं है। लेकिन जनाब, इस चुनाव को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस पूरे चुनाव में अगर कोई मूर्ख है तो शायद वो जनता ही है, क्योंकि मूर्ख नेता बनाते हैं, मूर्ख जनता बनती है। बस खेल तब करती है जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने दीदी पर पश्चिम बंगाल के सागर से आज भगवा बाण चलाया और बीजेपी नेताओं का ये वो सियासी अस्त्र है जो दीदी को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि दीदी भी जानती हैं कि भगवा कार्ड जरा सा भी चल गया तो चुनाव में टीएमसी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। उनका विकास में कोई रुचि नहीं, न हाईवे, न रेलवे, न एयरपोर्ट, न एम्स, न मेडिकल कॉलेज, ये कुछ भी दीदी नहीं बनने देगी यहां, क्योंकि दीदी को तो एक ही काम करना है। अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहते हैं कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। आर्थिक तरक्की न होने के तमाम आरोप भले ही ममता बनर्जी की सरकार पर चिपके या ना चिपके, क्योंकि कई मामलों में आर्थिक तरक्की अच्छी हुई है बंगाल में 2011 से 2018 के बीच में। लेकिन एक आरोप हमेशा ममता बनर्जी के ऊपर सही ठहराया गया और वो ये कि औद्योगिक विकास बंगाल का न हो पाया। जिस नंदीग्राम से टाटा नैनो को भगाया गया था, उसी नंदीग्राम में अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात ममता बनर्जी कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि दोहरा चरित्र राजनीति का स्थायी चरित्र बन चुका है। सागर के बाद योगी ईस्ट मिदनापुर पहुंचे और यहां पर भी टारगेट पर थी ममता सरकार। योगी ने बताया कि कैसे 10 साल में दीदी की सरकार में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री को पनपने दिया गया। योगी ने एक साथ कई हमले दीदी पर किए। 10 वर्षों में इस तृणमूल कांग्रेस की दीदी की सरकार ने, ममता दीदी की सरकार ने बंगाल में कोई उद्योग नहीं लगने दिया। उद्योग नहीं लगेंगे तो विकास नहीं होगा, नौजवानों को रोजगार और नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने नहीं लगने दिया, जो उद्योग थे उनको बंद करवा दिया। और भाइयों बहनों, एक तरफ उद्योग नहीं लगने देंगे, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की गुंडागिर्दी और भ्रष्टाचार के नए नए उद्योग फल रहे हैं। हर योजना में तोलाबाजी, हर योजना में उनकी लूट खसोट बंगाल के अंदर देखने को मिल सकती है। बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा खेला बांग्लादेश से होगा। जब पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हो रही होगी, तब प्रधानमंत्री बांग्लादेश में मधुआ समुदाय के मंदिर में होंगे। करीब 15 महीने बाद प्रधानमंत्री पहली बार कल किसी विदेश दौरे पर जाएंगे। कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी ढाका पहुंचेंगे, जहां उन्हें प्रधानमंत्री शेख हसीना रिसीव करेंगी। 11:30 बजे सरवर मिलिट्री मेमोरियल भी जाएंगे। शाम 4 बजे नेशनल परेड स्क्वायर में गोल्डन जुबली इवेंट होगा और शाम 6:30 बजे बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन। संवाददाता पवन नारा इस वक्त बांग्लादेश में ही हैं और कैसी है वहां तैयारी, लोग क्या कर रहे हैं। पवन, ये बताइए कि प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां तो वहां पूरी हो चुकी होंगी, लेकिन बांग्लादेश से प्रधानमंत्री की मौजूदगी, वहां पर उनका संबोधन, बंगाल के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, कल भारतीय प्रधानमंत्री जो यात्रा पर आ रहे हैं उसके दो पहलू हैं। एक, 50 साल पूरे हो रहे हैं बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, तो कल का दिन पूरी तरीके से भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित रहेगा।
जबकि 27 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओराकांडी में मंदिर जाएंगे, मतुआ समाज का एक बहुत बड़ा मंदिर है, और ये पहला मौका होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री ढाका से बाहर किसी एक ऐसे सांस्कृतिक केंद्र जा रहे हैं जिसका प्रभाव पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी होगा। और जिस वक्त वोटिंग हो रही होगी उस वक्त मतुआ समुदाय के मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन कर रहे होंगे, और एक बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सांस्कृतिक केंद्र से क्या कहते हैं और क्या उनका लाइन ऑफ कनेक्शन होता है, या कहें कि संवाद का लाइन क्या होता है। उसी से तय होगा कि यहां से दिए गए संबोधन का पश्चिम बंगाल के चुनाव पे असर क्या होगा। बिल्कुल पवन, 50 साल बंगबंधु के जिस तरह से आज बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है, उसके आधार पर अगर देखें तो भारत और बांग्लादेश के संबंध एक नई ऊंचाई पर हैं। और अगर आज हम मौजूदा प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे हम बंगाल की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, दोनों के बीच में एक आपसी संबंध और तालमेल भी बड़ा ज़बरदस्त है। कूटनीतिक स्तर पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है हिंदुस्तान के लिए? जी बिल्कुल, कूटनीतिक स्तर पर आपसी इंटरपर्सनल रिलेशन नेताओं के बीच है, उसका असर पड़ता है। खासकर भारत और बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश अपनी आज़ादी के 50 वर्ष मना रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की भूमिका और भारत के साथ जो संबंध रहे हैं वो एक उच्चतम स्तर पर है। अगर हम कहें कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा वीज़ा अगर भारत किसी देश के लिए इशू करता है तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक, सामरिक और हर स्तर पर संपर्क जारी है। 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इन 50 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन नेवल शिप्स बांग्लादेश के पोर्ट पर पहुंचे थे। तो संबंधों में हमेशा से ही घनिष्ठता रही है, और खास तौर पर जब बापू और बंगबंधु एक कंबाइंड मेमोरियल की या कहें कि एग्जीबिशन की शुरुआत हो रही है, जो कि न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि 18 देशों में भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को प्रदर्शित करेगी। तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध प्रगाढ़ हैं, और कोरोना काल में 15 महीने बाद जब विदेश जाने के लिए कोई देश चुना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को चुना। अजय, मैं इस बारे में जरूर एक बार पवन से जानना चाहूंगी, वहां किस तरह का उत्साह है। और ये हम जरूर देखते हैं कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां सांस्कृतिक तौर पर एक जुड़ाव उनका नजर आता है। यही वजह है कि उनके कार्यक्रम में मंदिर जाना भी मुख्य तौर पर है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संवाद करने से कभी नहीं चूकते। पहले एक बार थोड़ा तस्वीरें दिखा दें। इस वक्त हम यहाँ गुलशन सर्कल पर हैं। यहाँ एक बड़ा चौराहा है, और देखेंगे तो बंगबंधु के जो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके लिए बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। कुछ बिल्डिंगों को यहाँ बांग्लादेश के रंगों में सजाया गया है। बड़ा उत्सव है, 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के पॉलिटिक्स, विपक्ष के नेताओं से, प्रधानमंत्री यहाँ बांग्लादेश से, राष्ट्रपति बांग्लादेश के अलावा बाकी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं ऑपोजिशन के, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, और इन्फ्लुएंशियल जो सांस्कृतिक एम्बेसडर्स हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। तो ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं सिर्फ डिग्नेटरीज तक सीमित नहीं रखते, बल्कि वहाँ की जनता, वहाँ के यूथ आइकन्स, उन सब के साथ संवाद स्थापित करते हैं, और ऐसी ही तस्वीरें कल आपको यहाँ दिखाई देंगी। बिल्कुल, धन्यवाद पवन इस जानकारी के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ ही द्विपक्षीय यात्रा की थी, और यह स्थापित करता है कि कैसे भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को सबसे ज्यादा महत्व ही देता है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इसका असर, इस यात्रा का असर बंगाल के चुनाव पर भी जबरदस्त पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज असम में थे, और चुनाव प्रचार के बीच उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शिवराज के निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस रही। आज उन्होंने राहुल और कांग्रेस की नई फुल फॉर्म बताई। शिवराज ने कहा, आर रिजेक्टेड, ए एब्सेंट माइंडेड, एच होपलेस और यू यूजलेस, एल लायर। राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के उपनाम सामने रखे हैं। कई ऐसे हैं जिनके बारे में तो खैर स्क्रीन पर चर्चा भी नहीं की जा सकती, लेकिन दाद देनी पड़ेगी राहुल गांधी को। इन तमाम उपनाम के बाद भी वो अपने कार्यकलाप से, अपनी बोली से, अपनी बोलचाल और भाषा से पीछे हटते नहीं हैं।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।